मुक्ति पार्टी। कांग्रेस बीजेपी धोखा है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है। मतदान साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, मतदान साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो साथियों, 2019 लोकसभा चुनाव का माहौल है। पूरे देश में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में चुनाव को पहली बार होने नहीं दिया। पिछले 70 साल में कई बार चुनाव आए, कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी विधानसभा के चुनाव आए, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव आए, कभी महानगर पालिकाओं के चुनाव आए, कभी जिला पंचायत के चुनाव आए, कभी तालुका पंचायत के चुनाव आए। हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया और इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि हमारी समस्याएं कम हो जाए। 70 साल में हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया, इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि हमारी समस्या कम हो जाएगी। ये पार्टी नहीं, कोई और पार्टी कम करेगी समस्याएं। ये नेता नहीं, कोई और नेता हमारी समस्याएं कम करेगा। लेकिन आपको अनुभव आता होगा कि हर चुनाव के बाद हमारी समस्याएं बढ़ जाती है। हम वोट देते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए और चुनाव के बाद हमारी समस्या बढ़ जाती है। इसके दो कारण हैं, या हम लोगों ने गलत लोगों को वोट किया या गलत लोगों ने हमारा वोट ले लिया। अगर गलत लोगों को वोट किया तो हमारी सत्यानाश के लिए, हमारी समस्याओं के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। और अगर गलत लोगों ने हमसे वोट ले लिया, झांसे में फंसा कर, बड़े बड़े वादे करकर, लालच और प्रलोभन ने हमारा वोट लिया और हम उस झांसे में फंस गए और हमने समर्थन कर दिया, तब भी हम जिम्मेवार हैं। हमारी समस्याओं के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। आप कहते हो कि कांग्रेस बीजेपी जिम्मेवार है, मैं नहीं मानता इस बात को। हमारी समस्याओं के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अगर हम उनको समर्थन ना करें, अगर नहीं करते 70 सालों का समर्थन, तो क्या उनकी औकात है हमारी सत्यानाश करने का? क्या हमारी समस्या पैदा करने का उनकी औकात है? क्या हमारे समर्थन से हमारा सत्यानाश हुआ है देश में और अभी भी यही चलता रहेगा। 19 के चुनाव में तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। 19 के चुनाव में कम से कम आप इस बात से समझ सकना चाहिए कि हमने बहुत सारी पार्टियों को आजमा लिया, किसी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया या हमारा समस्याओं का समाधान किया। साथियों, इस देश में जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है और चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं और ये मेरी बात नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात है। 28 अक्टूबर 1951 में उन्होंने पंजाब में एक भाषण किया, जालंधर में भाषण किया कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा।
जो लोकतंत्र बनाया गया है इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस बात में बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में विचार किया। और उन्होंने कहा अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो तो दो शर्तें हैं। नंबर 1, मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए। नंबर 2, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। अगर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है तो आपका लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। इस देश में मजबूत विरोध पक्ष हुआ ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है, हम तो नहीं सोच रहे। दोनों की नीतियां सेम है और निष्पक्ष चुनाव भी नहीं हुआ। पहले मनी मीडिया और माफिया हुआ करता था, 3 चीजें होती थी। अब 4थी चीज जुड़ गई है, मनी मीडिया माफिया और मशीनें। 4 चीजें जुड़ गई अभी। चुनाव आयोग आचार संहिता के नाम पर ये कह सकता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं और खुले मन से कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग के लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो पहुंचा दे इस कैसेट को, उनको आह्वान करता पहुंचा दे। मैं नहीं मानता हूं और क्यों नहीं मानता हूं इस बात का सबूत देता हूं। और क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए कहता हूं। अरे इस देश में अगर कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो आप मर्यादा तय करते हो, 77 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करता है। कैंडिडेट के लिए मर्यादा लिमिटेशन तय है कि आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो और पार्टियों की कोई मर्यादा नहीं है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कोई मर्यादा नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए पार्टियों की भी मर्यादा तय करो। कैंडिडेट की मर्यादा तय है और पार्टियों की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की रैलियों में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इसीलिए पार्टियां 100, 200, 500 हेलीकॉप्टर घुमा रही है। तो पार्टियों की भी मर्यादा तय करो अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो। नंबर 2, अगर आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि आपका टाइम समाप्त हो गया है, मीटिंग का 10 बज गया है, आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, आचार संहिता चल रही है। और भारत का मीडिया आपको 4 बजे तक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का प्रचार करता है। चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? टीवी चैनलों में 3-4 बजे तक चलते रहता है एडवर्टाइजमेंट। क्या चुनाव आयोग को मीडिया दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मीडिया पर भी पाबंदी लगाओ। निष्पक्ष चुनाव करना चाहते हो तो मीडिया पर भी पाबंदी लगाओ, चैनलों पर भी पाबंदी लगाओ, उनके समय पर पाबंदी लगाओ, तब माना जाएगा कि आप निष्पक्ष चुनाव करवा सकते हैं। अगर आप पर्चा छपाओगे तो कहेगा कि कितने 1000 कॉपियां छपाई, कहां से छपाई हमें मिल रहा। और अगर वो लोग अखबारों में फ्रंट पेज पर देते हैं, एक अखबार का पेज का कीमत कम से कम 10 लाख रुपया, ऐसे 10 कुछ अखबारों में दे दिया तो एक अखबार का सर्कुलेशन लाखों में होता है, तो करोड़ों में उनका मैसेज जाता है। तो चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है क्या? पेड मीडिया दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर आप बैनर लगाओगे, अगर पोस्टर लगाओगे तो कहेंगे आचार संहिता है और इनके बड़े बड़े ऑडियंस लगे रहते हैं, कहते हैं ये पहले से रजिस्टर्ड है, बड़े बड़े ऑडियंस लगे रहते हैं, पार्टी के 50% के लिए आचार संहिता नहीं है क्या? मैं ये इसलिए कहता हूं, हम भी निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, इसीलिए मैं चुनाव आयोग का ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूं कि छोटी पार्टियों के साथ अन्याय ना हो। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हो, लोकतंत्र का आधार है। दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र का आधार कौन सा है? बहुमत और अल्पमत का है।
अभी 2019 के चुनाव में जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा वही जीतेगा ना। तो लोकतंत्र का आधार बहुमत है, कम वोट पड़ा अल्पमत में है तो बहुमत वाला जीत जाता है, यही लोकतंत्र है ना। अरे भारत की सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर कहती है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, केवल बीजेपी कह रही है मशीनों से होना चाहिए। अगर सारी पार्टियां बैलेट पेपर से मांग कर रही है तो बहुमत सारी पार्टियां बैलेट पेपर की मांग कर रही है, बीजेपी केवल कह रही है मशीनों से होना चाहिए, तो बहुमत की डिमांड है बैलेट पेपर का। तो चुनाव आयोग को मानना नहीं चाहिए क्या? क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र को मानता है क्या? क्या इस देश में चुनाव आयोग लोकतंत्र को मानता है क्या? आप लोकतंत्र की परिभाषा हमें सिखा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या? 70 साल में हम लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया, और इसलिए बनाया उस समय कोई भी पार्टी कैडर आधारित पार्टी नहीं थी, नेताओं के आधारित पार्टी थी, इसलिए नेताओं को मैनेज करना आपको आसान हो गया। बीएनपी पहली बार कैडर आधारित पार्टी है, पसीना छुड़वा दिया। अभी मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। 28 दिसंबर 1885 में बनाया गया, 135 साल। आरएसएस 1924 में बना, 94 साल हो गए। और आरएसएस ने जो पार्टी बनाई जनसंघ और बीजेपी 1951 में बनाया, तो उसको कम से कम 68 साल हो गया, ज्यादा ही हो गया। और शिवसेना बनी 1967 में, 53 साल हो गया। बहुजन समाज पार्टी बनी 1884 में, 35 साल हो गया। और बहुजन मुक्ति पार्टी बनी 2013 में, अभी 6 साल हो गए। 6 साल की बहुजन मुक्ति पार्टी से 135 साल की कांग्रेस परेशान है। 6 साल वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से 94 साल का आरएसएस परेशान है। 6 साल वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से जनसंघ और बीजेपी के 68 साल की पार्टियां परेशान है। 6 साल वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से 53 साल की शिवसेना भी परेशान है। 6 साल वाली पार्टी से 35 साल की बहुजन समाज पार्टी भी परेशान है। 6 साल वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से 68 साल की आरपीआई भी परेशान है। अगर तुम अभी से इतने परेशान हो तो मैं दावे और यकीन के साथ कहता हूं तुम्हारी परेशानी बढ़ाएंगे, कम होने नहीं देंगे, बढ़ाएंगे तुम्हारी परेशानी और बढ़ने वाली निश्चित तौर पर। और क्यों परेशानी बढ़ेगी? यहाँ आए हुए लोग किराए की भीड़ नहीं है, याद रखना। यहाँ मीटिंगों में बहुजन मुक्ति पार्टी के आए हुए लोग लाए हुए लोग नहीं है, ये अपने जेब से पैसा और अपने जेब से खर्च करके आए हुए हैं। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ है। ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ लोग। और इस बात का मुझे गर्व है, मेरे कार्यकर्ता अपना पसीना और अपना पैसा लगाकर इस पार्टी को बना रहे थे। ये पार्टी बढ़ने वाली, निश्चित तौर पर बढ़ने वाली। माननीय कांचीराम साहब ने सर्विस छोड़ा तब उनके पास भी पैसा नहीं था। अरे सूखा रोटी खाकर साइकिलों से राष्ट्रीय पार्टी बनाई, और आज अरबों खरबों होने के बाद राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? जब माननीय कांचीराम साहब ने पार्टी बनाई तब पार्टी के अंदर वायरस नहीं था। वायरस समझ पा रहा? वायरस अंदर नहीं था, यूरिसिन वायरस। और हमने पार्टी बनाई, इधर में वायरस नहीं, प्रदूषण इधर है नहीं। क्लियर है? मिलावट इधर नहीं है इस पार्टी, और मिलावट होने भी नहीं दी, निश्चित तौर पर। और 70 साल में
57 साल कांग्रेस ने राज किया, 57 साल कांग्रेस ने राज किया, बाकी का राज बीजेपी ने किया। और जो समस्या अंग्रेजों के समय नहीं थी वो समस्या पैदा कर दी गई। अंग्रेजों के समय नक्सलवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय आतंकवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय किसान भुखमरी से नहीं मरते थे, अंग्रेजों के समय महिला पर सामूहिक बलात्कार नहीं होता था, अंग्रेजों के समय 12 करोड़ जोगी झोपड़े में नहीं सड़ते थे, अंग्रेजों के समय मां के पेट में 5 करोड़ बच्चे नहीं मरते थे, अंग्रेजों के समय मॉब लिंचिंग नहीं होता था, अंग्रेजों के समय ऑक्सीजन के बगैर बच्चे नहीं मरते थे। जो नहीं थी समस्या वो समस्या तुम लोगों ने पैदा कर दी 70 साल में, भयानक इस देश का परिस्थिति निर्माण कर दिया। 57 साल कांग्रेस ने राज किया और हमारा वोट लिया। इस आधार पर इंदिरा गांधी ने भी हमें झांसे से किया, गरीबी हटाओ के नाम पर वोट लिया और 5 गुना गरीबी बढ़ गई। अरे अंग्रेज भारत से गए तब 18 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे, 18 का 17 नहीं हुआ, 83 करोड़ हो गया। अर्जुन से जुत्ता कमेटी का रिपोर्ट है, तुम्हारा रिपोर्ट है, तुम्हारा रिपोर्ट है। 20 रुपया इनकम है, ज्यादा 6 रुपये से 20 रुपया। अरे पर डे 20 रुपया कमाने वाला आदमी, महीने का 600 रुपया कमाने वाला आदमी, 12 महीने में 7,200 कमाने वाला आदमी क्या अंगार और खासदार का चुनाव लड़ सकता है क्या? आप लोगों ने 83 करोड़ को लोकतंत्र के दायरे से बाहर कर दिया, केवल वोटों की लाइन लगाने से मजबूर कर दिया। आपने इतना मजबूर उनको किया हुआ है। 19 करोड़ भुखमरी के शिकार हो गए, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। और इसका सबूत चाहिए तो सोनिया गांधी के समय फूड सिक्योरिटी एक्ट बना कि कम से कम 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट सोनिया के समय बना कि 2 वक्त का खाना तो मिलना चाहिए। अरे नहीं मिल रहा है, उसकी दीवार कौन है? 57 साल में राज आपने किया और अभी आप हमारे पर एहसान कर रहे हो कि 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। और भुखमरी के कगार पहुंच जाने के बाद आप कहते हो, आप नीतियां बनाते हो, वोट देते हो क्या? 2 रुपए किलो चावल देंगे, वोट देते हो क्या? 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, 2 रुपए में तुमको वोट चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ना आप 2 रुपए किलो में चावल देने वाले हैं, ना 2 रुपए किलो में गेहूं देने वाले हैं। हमारा एजेंडा है कि हमारा समाज 100 रुपया किलो खरीद कर खाने लाए को चाहिए। हमारा भिखारी बनाने का एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है हमारा समाज 100 रुपए किलो चावल खरीदने लायक हो जाए, ये हमारा एजेंडा है। भिखारी बनाने वाला एजेंडा नहीं है। भिखारी आप लोगों ने बनाया और अब लालच में हमारा वोट लेते हैं। 70 साल में 57 साल कांग्रेस ने राज किया, 12 करोड़ को झुग्गी झोपड़ियों पर पहुंचा दिया, 7 करोड़ को बेरोजगार बना दिया और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बना दिया। आज जो कह रहे हैं, राफेल की बात करकर कह रहे हैं, राफेल का मुद्दा उठाकर कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, अब तो सबको मालूम हो गया। तो क्या कांग्रेस के समय में 1,86,000 करोड़ का बहुमत व्यक्त नहीं हुआ क्या? क्या कांग्रेस के समय 1,76,000 का कोयला घोटाला नहीं हुआ था क्या? उस समय बीजेपी कह रही है कांग्रेस के लोग चोर है, आज कांग्रेस, उस समय बीजेपी कह रही है कांग्रेस के लोग चोर है, आज कांग्रेस के लोग कह रहे बीजेपी चोर है। तो मुझे तो लगता है दोनों चोर मुझसे भाई है, नहीं तो क्या चौकीदार चोर है करते फिर वोट ले लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे जो मुसलमान 33% नौकरियों में थे, अभी 1%, 33% 1947 में नौकरियों में थे,
उनकी भागीदारी थी। अभी सज्जन कमीशन का रिपोर्ट है 1% हो, 1 से 1.5%। ये सज्जन कमीशन को कब बनाया गया? कांग्रेस के समय। तो उनको यहां तक किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने पहुंचाया। 52,000 मुसलमान जेलों में सड़े हैं कांग्रेस के समय। और कांग्रेस डर बता रही है हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगा। डर बताकर वोट ले रहे हो। ये परिस्थितियां जो बता रहा हूं इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है और भी भयानक आंकड़े उपलब्ध है। इस कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे कि देश में कांग्रेस ने परिवारवाद को जन्म दिया। कांग्रेस ने नेहरू खानदान ने परिवारवाद को जन्म दिया। आज परिवारवाद है, वंशवाद है और घराने ईसाई है। अगर आप कहोगे, अगर आप कांग्रेस पर ब्लेम लगाओगे कि इन्होंने परिवारवाद किया और कहोगे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इंदिरा की छवि प्रियंका में दिख रही है, तो आप परिवार के नाम पर वोट लेना चाहते हो और दूसरी साइड आप लोग कांग्रेस पर ब्लेम लगाकर परिवारवाद की बात करें, वंशवाद की। बाबा साहब अम्बेडकर वंशवाद के विरोध में थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर घराने ईसाई के विरोध में थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परिवारवाद, घराने ईसाई और वंशवाद के विरोध में थे। और जो बाबा साहब के नाम पर अगर वंश के नाम पर और परिवार के नाम पर वोट लेना चाहते हैं तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ी है। जो काम कांग्रेस कर रही है वही आप करे, कोई नया नहीं करे, कोई नया काम नहीं करे। इस कांग्रेस को माननीय कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में समाप्त किया था, समाप्त कर दिया था कांग्रेस को। और उन्होंने उस समय कहा था तो उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। वहां से चोरी किया अमित शाह ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे ये विचार भी कांशीराम साहब का, चोरी किया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हमारे लोगों ने सोचा चलो कांग्रेस से हम लोग तंग आ गए, चलो कोई नया विकल्प आ रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का। और आरएसएस बीजेपी ने ओबीसी का, फिर ओबीसी को आगे किया कि आपके आदमी को प्रधानमंत्री बनाए। आपके आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे और क्या चाहिए? हमारे ओबीसी के लोग खुश हो गए कि हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है नरेंद्र मोदी, और वो भी बोलने में उस्ताद मेरा। अच्छा, उन्होंने उस समय बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। आ गया क्या? या किसके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है? मैं आपको मजेदार एक किस्सा बताऊं। ये आपने हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ा असेंबली का, वहां चैनल वालों ने उसको पूछा कि भैया कितना खर्चा करोगे? तो उसने कहा 50 लाख। बोला आपका हाल देखकर तो नहीं रहा है 50 लाख खर्च करोगे, 2 लाख में नहीं कर पाओगे। कहां से पैसा आया? बोला मैं 50 लाख खर्च करूंगा। पैसा कहां से आया? बोला हमारे घर में 5 लोग हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख के हिसाब से 75 लाख भिजवा दिया है। 50 लाख खर्चा करूंगा तब भी 25 लाख बच जाएगा। और चैनल वाले को गुस्सा आ गया। अरे बोला पूरे देश में 1500 नहीं मिला किसी को, आपको 75 लाख मिल गया, 1500 किसी को नहीं मिला, क्या बात कर रहे हो? तो बीजेपी का कैंडिडेट हंसता था, बोला यही बात आपके मुंह से कहलवाना चाहता। टीवी चैनल वालों को बोला यही बात मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता था, किसी को कुछ मिला नहीं। और जो करोड़ों नौकरियों का वादा किया, जो नौकरियां थी वो भी समाप्त हो, जो नौकरियां थी समाप्त हो गई। मैं बताना चाहता हूं भारत में 65 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं हर साल, 35 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं हर साल। 1 करोड़ नया रोजगार चाहिए और जो था उसको खत्म कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है? तो कोई बात नहीं, पकौड़े बेचो। चलो पकौड़े ही बेचना है तो ग्रेजुएशन करने की जरूरत है क्या डिग्रियों की? अगर पकौड़े बेचना है तो बच्चे को ग्रेजुएशन कराने की जरूरत है क्या? इंजीनियर बनाने की जरूरत है क्या? डॉक्टर बनाने की जरूरत है क्या पकौड़े बेचने के लिए? और
उन्होंने कहा 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। आप खुद ही इस बात का जवाब दो, क्या महंगाई कम हुई है या बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है। और उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कालाधन विदेश से आएगा। भ्रष्टाचार के नाम पर वोट लेने वाला व्यक्ति, बीजेपी के लोग काले धन के नाम पर वोट लेने वाले व्यक्ति, बीजेपी के लोग खुला चैलेंज करता हो, आपने भ्रष्टाचार बनाने का कानून बनाया। 26 जून 2016 को अरुण जेटली ने कानून बनाया, सेटलमेंट स्कीम, कि अगर आपके पास कालाधन है, आप 100 करोड़ रुपया अगर कालाधन है तो 45 करोड़ सरकार को जमा करो, 55 करोड़ की आप वाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। आपको पूछा नहीं जाएगा कहां से पैसा आया, नंबर भी नहीं दिया जाएगा, इनकम टैक्स को नाम भी नहीं दिया जाएगा। कैसा हो गया मालूम है? अगर कोई इंस्पेक्टर चोर को पकड़े कि 10 लाख चोरी का है और वो चोर कहेगा 8 लाख चोरी का है, कोई बात नहीं, 5 लाख मेरे पास जमा कर दे और 5 लाख तू लेके जा, आज से तू चोर लेके जा। कानून बनाया 26 जून 2016 को, सेटलमेंट स्कीम। और जिन्होंने कहा था काला धन आएगा, उन्होंने भारत की संसद में काले धन पर छाई बनाने का कानून बना दिया। संविधान के जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदा नहीं ले सकती, कोई भी पार्टी चुनावी चंदा नहीं ले सकती। अगर राजनीतिक पार्टियां चुनावी चंदा लेगी तो क्या होगा? फिर एमएलए एमपी विदेशी कंपनियां पैदा करेगी ना, आपके पीछे लगाएगी डॉलर के हिसाब से। संविधान में पाबंदी है, लिया कांग्रेस, लिया बीजेपी ने, लिया केजरीवाल ने, और उसके बाद कानून बना दिया। 14 मार्च 2018 को कानून बनाया भारत के पार्लियामेंट में, जो राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियां विदेशी फंड लिया हुआ है, उनकी जांच पड़ताल नहीं होगी। पार्लियामेंट में बिल पारित हो गया कि विदेशी चंदा जो लिया हुआ है, उन कंपनियों की, उन पार्टियों की जांच पड़ताल नहीं होगी। कब लिया, कितना लिया, कौन सी कंपनी से लिया, बिल्कुल जांच नहीं होगी। भारत के पार्लियामेंट में आपने कानून बना दिया काले धन को छुपाने का। ये जनता को मालूम नहीं है, इसीलिए जनता को आप भ्रमित कर सकते हो। लोगों को मालूम नहीं है ये बातें, इसलिए आप उनको भ्रमित कर सकते हो। आप कितना छुपाओ, जितना छुपाइए इतना हम लोग आपको नंगा करेंगे समाज। बिल्कुल। और पेपर, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया, 4.5 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है देश में। 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है, और पिछले 2 साल में 38,000 बलात्कार हुआ नाबालिग बच्चियों के ऊपर। 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची। देखो असीफा से लेकर, देखो उन्नाव का, देखो मुजफ्फरपुर बिहार में एक साथ 35-40 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ। और सरकार ने क्या किया? उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया योजना के लिए 5,000 करोड़ रखा। खर्च कितना किया मालूम है? 40%। 5,000 का 40% होता है 2,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़, महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़, और गंगा की सफाई के लिए 4.5 साल में 20,000 करोड़। कुंभ के मेले के लिए 4,300 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मालूम है क्या? कोई मीडिया वाला छाप रहा है क्या? और ये आंकड़े जो बता रहा हूं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूं मैं, भारत सरकार के आंकड़े में बता रहा हूं। जो बलात्कार हुआ उसके आंकड़े सारे 1,52,000
बलात्कार के केस पेंडिंग पड़े हुए अदालतों में केवल 25-30 हजार केस चल रहे हैं और बाकी महिलाओं के पास वोट के चक्कर काटने के लिए किराया भाड़ा भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लेते हैं। हमें मालूम नहीं, हमारे समाज को मालूम नहीं। 5,58,528 किसानों ने आत्महत्या किया इस देश में और किसान जब सड़कों पर उतरते हैं तो मध्य प्रदेश में गोलीबारी करते हो। किसान जब जंतर मंतर पर उतरते हैं अपना हिसाब देने के लिए मजबूर होते हैं तो लाठीचार्ज करते हो और किसानों के लिए कहते हो हमारे पास बजट नहीं है। 12,60,000 करोड़ किसानों के लिए बजट नहीं है। उद्योगपति के लिए 17,15,000 करोड़ 3 साल में माफ कर दिया 3 साल में। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं कोई अखबार कोई टीवी चैनल बताने वाला नहीं है। क्यों नहीं बताने वाला है? क्योंकि 5,000 करोड़ जायरात दिया गया अखबारों को 5 साल में। अखबारों को जायरात दिया गया 5 साल में, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, लेकिन कोई अखबार बताने वाला नहीं है। और हम खुलेआम कह रहे हैं अरे अखबार और टीवी चैनल वालों को खुला चैलेंज है, अगर आप मोदी भक्त नहीं है तो कम के कम ये छाप कर तो दिखाओ। बीएमपी का नाम छापने से डर लग रहा है, बीएमपी का नाम छापने से भी आपको डर लग रहा है। ये मुद्दे छपाने का सवाल नहीं। जो कांग्रेस के मुद्दे थे, जो कांग्रेस की नीतियां थी, वही बीजेपी की नीतियां। याद रखना, कांग्रेस ने इस देश में यूपीए बनाया, कांग्रेस सहयोगी दल, और बीजेपी ने बीजेपी सहयोगी दल बनाया एनडीए। जो कांग्रेस की नीतियां वही बीजेपी की नीतियां है। कांग्रेस ने 1951 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से पहले प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, सरकारी डिपार्टमेंटों का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, कंपनियों को देने का और विदेशी कंपनियों को बुलाने का शुरू किया। अब 5 साल में 52 देश घूम चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 5 साल में 52 देश घूम चुके हैं। आ जाओ भारत में, आ जाओ, इन्वेस्ट करो। जो कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी किया, और प्राइवेट कंपनी होने से आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया। सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट कंपनियों में आपका रिजर्वेशन है, खत्म हो गया। कांग्रेस ने क्रिमिनल नहीं हटाया, बीजेपी ने नहीं हटाया। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं की, बीजेपी ने नहीं किया। पिछड़े के नाम पर वोट लेने वाले नरेंद्र मोदी जी ने 314 बच्चे IUPAC की एग्जाम पास किया था, ओबीसी के बच्चे एग्जाम पास किया था, और क्रिमिनल की वजह से आउट कर दिया गया। नहीं तो आधे भारत के कलेक्टर होते हैं, आधे भारत के कलेक्टर ओबीसी के लोग होते हैं, आउट कर दिया क्रिमिनल की वजह से। और जो टॉपर हो जाता है हमें मेरिट का अवसर तो देते नहीं हो। अरे मेरिट मिला था, हीना डाबी IAS टॉपर बन गई, मेरिट मिला कटारिया IAS टॉपर बन गया, उसको तुम रिक्रूटमेंट नहीं किया और 9 लोग बगैर एग्जाम पास किए उनको आपने सचिव बना दिया। संविधान के विरोध में काम चल रहा है, लोकतंत्र के विरोध में काम चल रहा है, बीजेपी कर रही है। ओबीसी का वोट लेकर ओबीसी का बंदोबस्त करने का काम कर रहे हैं, और हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। कांग्रेस ने हमारा एजुकेशन खत्म कर दिया, कांग्रेस ने हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म की। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे मालूम है 40 साल पहले क्या होता था। अगर बच्चा फेल होता था तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था। गांव देहात में पूरा दिन घर में हो, बच्चा नापास कैसे हो गया, और मास्टर से झगड़ा करते कि मास्टर जी 2 साल से हमारा बच्चा आ रहा है, क्या कैसे पढ़ाते हो आप, इसको कुछ आ नहीं रहा है, और ट्यूशन लगाते थे। अब क्या हुआ, 2007 में कांग्रेस ने कार्यक्रम शुरू किया। 2007 में कांग्रेस ने दौरान को यूजीसी का चेयरमैन बनाया, और उस समय हायर एजुकेशन का सारा खत्म कर दिया, सिर्फ फाइनेंशियल कॉलेज शुरू कर दिया, और न्यू शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेनी, बगैर परीक्षा पास करने का काम शुरू हो।
तो बगैर परीक्षा के बच्चा पास होता था तो माँ भी खुश होती, मेरा बच्चा होशियार है। बाप भी खुश होता था, मेरा बच्चा हर साल पास हो रहा है, होशियार है। अब एक परीक्षा होगी तब पता चलेगा ना कितना होशियार है। बच्चा भी खुश। और भी 9वीं 10वीं में आने के बाद ड्रॉप आउट हो जाता था और हमारे गांव जात के लोग बोलते, बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जा, चल मजदूरी में लग जा। आपके बच्चों का भविष्य खत्म करने का कानून सरकारों ने बनाया। आपने जिनको वोट दिया उन्होंने आपके बच्चों का भविष्य तबाह कर दिया। अब अगर डॉक्टर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए, इंजीनियर बनाना हो 25 लाख रुपया चाहिए। क्या आज की तारीख में डॉक्टर इंजीनियर बनाने लायक हो क्या? ये सारा उन्होंने कार्यक्रम चला रखा है। आपका एजुकेशन खत्म कर दिया, आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आपका रोजगार खत्म कर दिया। और जो जमीनें थी वो जमीनें छीनने का काम कांग्रेस ने शुरू किया था भूमि अधिग्रहण के तहत एसीजेड के नाम पर। नंदीग्राम संगरूर से भागना पड़ा था टाटा को जब कांग्रेस की सरकार थी। 1 रुपये में जमीन आदिवासियों की छीनने का काम शुरू किया। आदिवासी नहीं दे रहे थे तो बोला नक्सलाइट लोग हैं। आज नरेंद्र मोदी 1 रुपये में जमीन दे रहा है। टाटा बिरला अंबानी को 1 रुपये में जमीन दे रहे हैं। सरकारी जमीन 1 रुपये में दे रहे हैं। जो कांग्रेस की नीतियां थी वो बीजेपी की नीतियां याद रखना। मैं तो खुलेआम कहता हूं बीजेपी से कांग्रेस ज्यादा खतरनाक है। जो हार्दिक पटेलों के आरक्षण के लिए लड़ा था बीजेपी ने उसको नहीं ट्रैप कर पाई, कांग्रेस ने कर दिया। जो मेवाड़ी बीजेपी ट्रैप नहीं कर पाई, कांग्रेस ने कर लिया। जो अल्पेश ठाकुर को बीजेपी ट्रैप नहीं कर पाई, कांग्रेस ने किया। जो मराठा मुक्त मोर्चा और मराठा आरक्षण का लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, प्रवीण दादा गायकवाड़ को बीजेपी ट्रैप नहीं कर पाई, कांग्रेस ने कर लिया। जो कन्हैया को बीजेपी ने ट्रैप नहीं किया, कांग्रेस ने कर दिया। और भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के बाद प्रियंका को भेजा ही था, आपको मालूम है। अरे बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस खतरनाक है। भ्रम में मत रहना कि इस बार बीजेपी को हटाकर हमको कांग्रेस को लाने का, आप कहीं भ्रम में मत रहना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। और ये सारा सत्यानाश उन लोगों ने किया। एफडीआई कांग्रेस ने शुरू किया। ये देश में एफडीआई को कांग्रेस ने शुरू किया। तब नरेंद्र मोदी कहते थे गुजरात के मुख्यमंत्री ने कि एफडीआई से देश बर्बाद हो जाएगा, 49% एफडीआई से देश बर्बाद होगा। अब 100% कर दिया देश के विकास के लिए। कांग्रेस ने जो नीतियां कांग्रेस ने बनाई वो सारी नीतियों को हमारी बीजेपी ने किया है। तो मजबूत उड़न को छेड़ना तो हमारे लोग क्या तो कांग्रेस में फंसे हुए हैं या बीजेपी में फंसे हुए हैं। रामदास अठौले बीजेपी, योगेंद्र कवाड़े कांग्रेस, आजकल बाणा साहब पाटिल, आजकल बाणा साहब अम्बेडकर, बात करते हैं वंचित अघाड़ी की ताकत बनाना है। और अखबार में आता है कि नरेंद्र मोदी से नितिन गडकरी अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी को हटाकर नितिन गडकरी को सर पर बिठाना चाहते हो? ये अखबारों की कटिंग है मेरे पास। नरेंद्र मोदी को हटा दिया और गडकरी को बना दिया, कौन सा फर्क पड़ने वाला है पार्टी पॉलिसी में? जिस रोहित प्रमुला को हत्या हुई उसकी, पूरे देश ने आंदोलन किया। उस आंदोलन को दबाने के लिए कन्हैया को पैदा किया गया। कन्हैया को पैदा किया रोहित प्रमुला को मुद्दे को दबाने के लिए। उस कन्हैया को समर्थन कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। जिस तरह लिखा है कांग्रेस जनता हुआ घर है, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 दिसंबर 1945 में कहा कम्युनिस्ट ज्यादा खतरनाक है, याद रखना। कम्युनिस्ट आपके हित की बात करेगा, सत्यानाश आपका कर देगा। बंगाल में 34 साल कम्युनिस्ट की सरकार थी। आज की दुनिया में किसी देश में, भारत के किसी राज्य में आदमी का बोझा उठा के नहीं दौड़ता, घोड़े की तरह, गधे की तरह, पेड़ की तरह। जाओ बंगाल में, हावड़ा में देखो, सवारी बिठाकर आदमी दिखता है पैरों में घुंघरू बांधकर। क्या कहते हो दिशा?
भुखमरी सबसे ज्यादा बंगाल में है। क्या क्या 34 मंडल कमीशन आज भी बंगाल में लागू नहीं है ओबीसी का। वो तो ओबीसी है नहीं। क्या किया आपने 34 साल में? बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा समझदार नहीं हो सकता बाबा साहब अम्बेडकर, याद रखना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा समझदार बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो सकता, कुलियात के साथ नहीं हो सकता है। और अगर आप नितिन गडकरी को बिठाना चाहते हो, आप कन्हैया को बिठाना चाहते हो, चुनवाना चाहते हो और हमारा वोट से चुनवाना चाहते हो, तो आप इतना हम लोग बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। जो बीजेपी ने कहा मेरा 52, बीजेपी ने कहा मेरा 56 इंच का सीना है, रोहित वेमुला की हत्या हुई 56 इंच के सीने वाले ने कुछ भी नहीं बोला। भारत के संविधान को चौराहे पर जलाया गया, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ भी नहीं बोला। गुजरात कांड हुआ, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ भी नहीं बोला। और अभी अभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर वोट मांग रहे हो और शहीद गडकरी का अपमान प्रज्ञा ठाकुर कर रही है और 56 इंच के सीने वाला कुछ बोल नहीं रहा है। वोट चाहिए देशभक्ति के नाम पर। और मैं देश का चौकीदार कहने वाले आदमी नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप गांव में चौकीदार रखते हो और चोरी हो जाए 1-2 बार 3 बार, तो आप लोग क्या करोगे? अगर चौकीदार रहते हुए चोरी हो जाए तो क्या करोगे? हटा दोगे ना? हटा दोगे ना? 2019 के चुनाव में इस चौकीदार को हटाना जरूरी, चौकीदार को हटाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती है। जो मुद्दे 2014 में उठाए थे, विकास के नाम पर आपने वो बात किया, जीएसटी के नाम पर आपने कहा देश विकास के लिए, तो जीएसटी के नाम पर वोट मांगो ना, मैनिफेस्टो में लाओ। नोटबंदी के नाम पर आपने वोट लिया था, नोटबंदी के नाम पर आपने कहा देश हित में है, तो नोटबंदी के नाम पर वोट मांगो ना, क्यों नहीं मांग रहे हो? रोजगार के नाम पर वोट मांगो ना। अरे जो भारत पर कर्जा था 2014 में 54,00,000 करोड़ का कर्जा था और 2019 आते आते 42,00,000 करोड़ का कर्जा हो गया। 27,00,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया 5 साल में। विदेशी कर्जा बढ़ गया है। कौन सा देश की विकास कौन सा विकास हुआ है? कोई बता नहीं रहा है, इसलिए आप भ्रम में हो। कुछ लोग बोलते होंगे मोदी ने 10 लाख का सूट पहना, नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का सूट पहना, नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का सूट पहना। तो मैं कहता हूं कौन सी गलती किया? पहने दो। अरे उसने 10 लाख का सूट पहना तो 15 लाख की आपको टोपी नहीं पहनाई क्या? हा? आपको भी तो 15 लाख की टोपी पहनाई है ना। 10 लाख का सूट उसने पहना तो 15 लाख की टोपी आपको भी पहनाई। और विकास की बात कर रहा है, देश में विकास हुआ है, कौन सा माने? चौकीदार जेट सुरक्षा मिल रहा है। किसी देश में चौकीदार को जेट सुरक्षा मिली हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं। वो भी अजीब आदमी है, कभी बोलता है प्रधान सेवक हो, कभी बोलता है चौकीदार हो, कभी बोलता है चाय वाला हो, कभी बोलता है पिछड़ी जाति का हो। तो ये इच्छाधारी है क्या? मर्जी पड़े वो बोल रहे हैं। कब क्या बोलेगा कोई गारंटी नहीं, कब क्या बोल देगा गारंटी नहीं। और ये जो तरीका उन लोगों ने बनाया है सारे मुद्दों को दबाने के लिए, देश की बात है। अरे हमें सड़क दिखाकर तो 5 एयरपोर्ट बेच दिया, 5 एयरपोर्टों को बेच दिया सड़क दिखाकर, और कहते देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। तो मेरा सवाल है, देश को बेच कौन रहा है? इसका तो नाम बताओ। बेच कौन रहा है? जिस लाल किले से कहा था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और उसी लाल किले को 5 करोड़ में गिरवी रख दिया डालमिया के पास। और रेवन्यू कितना था मालूम है? उसका 18 करोड़ रेवन्यू सालाना। 13 करोड़ मुगल ने दिया, 5 करोड़ में गिरवी रखा सालाना। 18 करोड़ तो ऑलरेडी रेवन्यू था, 13 करोड़ मुगल ने दिया डालमिया को, और 30 साल तक दिया, 30 साल। और भाषण करते हैं देश बिकने नहीं।
और हमारे लोग खुश हो जाते हैं। मोदी जैसा देशभक्त नहीं, काहे का देशभक्त है? मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, भारत के सभी पार्टियों को खुला चैलेंज है, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को खुला चैलेंज है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के पास पैसा नहीं है, फिर भी खर्चा करता तुम निर्धारित करो, या तुम मुझे बुलाओ या हम तुम्हें स्टेज पर बुलाते। आ जाओ, आपने सामने चर्चा करो, आ जाओ, आ जाओ, खुले आप चर्चा करते हैं। आ जाओ, टीवी चैनल पर आ जाओ, एक मिनट टीवी चैनल पर आ जाओ, 1 घंटे में। मेरा 56 इंच का सीने वाला व्यक्ति कहता है कि हम मोदी की लहर है, अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है, तो टीवी चैनल पर आकर कह दो कि हो जाए बैलेट पेपर से चुनाव, हमें डर नहीं है। क्यों डरते हो? बताओ ना 56 इंच का सीना कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, हमें डर नहीं है। अरे आपकी तो लहर है ना, आपका तो एशिया की बड़ी, आपकी भारत की बड़ी पार्टी है ना, मैनेजमेंट गुरु है ना अमित शाह, आ जाओ ना बैलेट पेपर से चुनाव में, क्यों डरते हो? देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आपका एजुकेशन खत्म हो गया, आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, आपकी जमीनें खत्म हो गई, आपके छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए, आपका रोजगार खत्म हो गया, और आखिरी हथियार वोट का था वो भी खत्म हो गया है। वोट का हथियार था वो भी खत्म हो गया है। मशीनों से वोट करवाते हैं और बातें करते बड़ी बड़ी। अरे ये मशीन जिन देशों में बनाई वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते, जापान ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, फ्रांस ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, जर्मनी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, नेदरलैंड ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, अमेरिका ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, कैलिफोर्निया ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, तुर्की ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता, बहुत सारे पाकिस्तान ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता। हमें कहते हैं 30 देश में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं कहता हूँ 120 देशों में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 130 देशों में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, बैलेट पेपर निकलना चाहिए और उसकी गिनती होनी चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए। करवा नहीं रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, क्या चुनाव आयोग करवा रहा है? चुनाव आयोग चुनाव लगाने के काम में लगा हुआ है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 5% आप करवा सकते हो मिलान, तो 95% गड़बड़ी करने की छूट हो जाएगी ना, इसका मतलब। इसलिए हमने जो मैनिफेस्टो दिया है, मैं पूरे भारत की पार्टियों को चैलेंज करता हूं, अगर दम है, अगर आपके अंदर दम है तो हमारी नकल करके दिखा दो। 70 साल में किसी पार्टी ने मुद्दे नहीं उठाए, स्टेट पेपर पर लिखकर नहीं दिया, और हमने स्टेट पेपर पर लिखकर दिया सारे मुद्दे। और क्यों लिखकर दिया? अगर हमने जो वादे किए अगर उस पर अमल नहीं करते हैं, आप हमारे पर विश्वासघात का केस कर सकते हो कि हम इन मुद्दों पर हमारा वोट लिया और अब विश्वासघात करें, ताकि जुमलेबाजी बंद हो जाए। आप सारी पार्टियों को कहो, जो कह रहे हो लिख कर दो स्टेट पेपर पर। भारत में किसी पार्टी की औकात नहीं है 100 रुपए के स्टेट पेपर पर लिख कर दे, नकल भी नहीं कर सकते, अकल का छोड़ो। अरे बीएसपी की नकल भी नहीं कर सकते, अकल की बात तो छोड़ो। हमारे जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को कोई उठा नहीं सकता। हमारा पहला मुद्दा है, कान खोल कर सुन लो, हमारा पहला मुद्दा है एमएलए एमपी को आरटीआई के क्राइटेरिया में लाया जा। एमएलए और एमपी को आमदार खाता को आरटीआई के क्राइटेरिया में लाया जा, क्योंकि उनको जो सरकार की ग्रांट मिलती है तो वोटर्स को पूछने का अधिकार है कि आपने हमारे क्षेत्र में कहाँ का काम किया, कितना खर्च किया, और उनको बंधनकारक होगा देने को। क्या होगा मालूम है? एक ही घंटे में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जो 20-25 करोड़ चुनाव में लगाकर लगाते हैं,
तो पहला काम करते हैं 25 करोड़ निकालने का, फिर अगले चुनाव के लिए 25 करोड़ जमा करने का काम करते हैं। तो पैसा कहां से आता है? सरकारी काम के टेंडर से ना। 1 लाख का काम 25 लाख में बता देते हैं ना। तो आरटीआई में लाया जाए, भारत के आमदार और खासदारों को आरटीआई में लाया जाए और चुनाव देने वाले वोटर्स को अधिकार दिया जाए आरटीआई के दायरे का, कि उनको मांग सकता है, पूछ सकता है। कौन सा एमएलए एमपी नकल करेगा हमारी? अपने गले में कोई फांसी का बदला डालने वाला है क्या? अरे एक झटके में भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एक झटके में। राजनीति भ्रष्टाचार, जो सरकारी भ्रष्टाचार है ना, एक झटके में खत्म हो जाएगा। कोई पार्टी मुद्दा उठाने वाली नहीं, दखल भी नहीं करने वाली, कोई एमएलए एमपी आवाज भी नहीं उठाने वाले। नंबर 2, देश में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये संवैधानिक है। अगर एससी एसटी के 22.5% दिया हुआ है संख्या के आधार पर, तो संविधान, भारत का संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है। तो देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना ऐसा दे दो। जनरल को भी दे दो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जनरल को भी दे दो ना, जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना हिस्सेदारी दे दो। तो मराठा खिलाना बंद कर देगा, पाटीदार खिलाना बंद कर देगा, जाट खिलाना बंद कर देगा, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। तो कोई खिलाएगा नहीं। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। कौन सी पार्टी ये मुद्दा उठाने वाली है? तो उठाने वाली है क्या? ये देश में अगर आपने पिछड़े वर्ग को क्रिमिनल लगाया, अगर आप कहते हो गरीबों को चांस मिलना चाहिए, आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, अगर पिछड़े वर्ग को क्रिमिनल लगाया, गरीबों की तुम्हें इतनी चिंता है, तो जनरल कैटेगरी में भी क्रिमिनल लागू करो। पता चले ना, उसमें भी तो गरीब है, लागू करो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्रिमिनल हट जाना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए। आदिवासी की 5वीं 6ठी अनुसूची का लागू करना चाहिए। संविधान ने अधिकार दिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अधिकार दिया। कौन सा? कि जिस आर्टिकल 244(1) के तहत इस एरिया में आदिवासी रहता है, उसका राइट टू गवर्नेंस और राइट टू ओनरशिप। जो मिनरल्स निकलते हैं, जो उधर खनिज निकलता है, वह आदिवासी का हक होना चाहिए। वो खनिजों को हड़प करने के लिए, उद्योगपति को देने के लिए आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं। 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू करना चाहिए। 70 साल में लागू नहीं किया गया है। समान एजुकेशन होना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा और रिक्शा चालक का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए। आजाबाद में मेरिट किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं। तुम हमारा मेरिट बनाने नहीं देते, बाद में बोलते मेरिट। समान एजुकेशन होना चाहिए। और जो सरकारी ग्रांट से जितने प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जितने पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां चल रही है, सब में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। सरकारी खर्चे चल रही है, सरकार में हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। इस देश में अगर आप गरीबी रेखा बना सकते हो, अगर गरीबी रेखा तय कर सकते हो, तो सत्ता हमारी भी आएगी, अमीरी रेखा भी तय हो जाएगी। अमीरी रेखा भी तय हो जाएगी। इस देश में आपने SEZ के नाम पर टोकन रेट पर जमीनें दी, किसानों की जमीनें छीन कर दी कि उद्योगों के लिए दे रहे हैं, रोजगार बनेगा, इंडस्ट्री आ जाएगी। और जिन उद्योगों ने जमीनें ली, जिन कंपनियों ने ली और बाद में रियल एस्टेट का काम किया, उद्योग नहीं लगाए, वो जमीनें वापस जब्त होकर और वो किसान जो मालिक थे उन्हें वापस कर दिया जाए। तुम उनकी जमीनें हड़प करके अरबों खरबों रुपया कमा रहे हो। जो उद्योगपति 1 रुपये में जमीन लिया हुआ है, सरकारी जमीन लिया हुआ है, ये सरकारी पैसे की जमीन है, सरकारी जमीन 1 रुपये में लिया है, DNP आते ही
वर्तमान कीमत वसूल करेगी। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, टैक्स का पैसा है भारत सरकार का। आप भारत की जमीन किसी को खराब में नहीं बांट सकते, किसी को खराब में नहीं बांट सकते। वो जमीन जब्त हो जाएगी या उसको वर्तमान कीमत लागू करना होगा देश के हित में। मैं जो बताना चाहता हूं, ये कोई मुद्दा कोई पार्टी उठाने वाली नहीं है, कोई पार्टी उठाने वाली नहीं है। और इस देश में अगर हम सत्ता में आते हैं तो जिस तरह अन्य महापुरुषों का सिलेबस में पढ़ाया जाता है, तो इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, साहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का साहित्य बाकायदा सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, बाकायदा सिलेबस में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। वो भी इस देश के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। उनकी जनरेशन को मालूम होना चाहिए हमारे महापुरुषों ने कौन सा काम किया है। बिल्कुल वो काम नहीं करते हो। इस देश में कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। पहले तो किसानों के लिए रेल बजट की तरह अलग से बजट बनाना चाहिए। सरकार ने कितना रेल किसानों के लिए बजट बनाया पता चलेगा। 70 साल में किसानों के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया। पहले चुनाव में पहले बजट में 13% किसानों का बजट था और 70 साल के बाद 13 का 26 नहीं हुआ, 1%। 70 साल में किसानों का 13 से 26 नहीं हुआ, कम हो गया। एजुकेशन का बजट कम हो गया। किसानों का कृषि मंत्रालय अलग से होना चाहिए, बजट अलग से होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए इस देश में, कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए। 10 गांव में जो पैदावार होती है वहां 10 गांव में उस पैदावार का उद्योग लगना चाहिए। क्या होगा मालूम है? अब क्या होता है, जो किसान गेहूं पैदा करता है उसे 15, 16, 18 रुपया होलसेल में मिलता है। वो गेहूं अगर बिस्किट कंपनी में चला जाता है 350 रुपये किलो बन जाता है। आपका 18 रुपये का 350 बन जाता है। अगर आलू 10 रुपया किलो में मिलता है, अगर अंकल चिप्स बन गया 100 ग्राम का 20 रुपया है, किलो का 200 ग्राम, 100 ग्राम का 20, किलो का कितना हो गया 200 ग्राम। आपने 10 रुपए की 200 में बिक रही है। काला धन कहां से आ रहा है मालूम नहीं है क्या? अरे जो मक्का है 3 रुपए किलो बिक रहा है गाँव देहात में, जहां उसका पॉपकॉर्न बन जाता है एयरपोर्ट पर 100 ग्राम का 30 रुपया है। 3 रुपए की चीज 300 रुपये बिक रही है। हमें मालूम नहीं है क्या? उद्योगपतियों से तो पैसा लेते हो और बाद में वो पैसे से आप वोट खरीदते हो और हमारे लोग खुश हो जाते हैं। हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि बटन दबाया और 500 रुपया मिल रहा है ना। झुग्गी झोपड़ी के लोग क्या सोच रहे हैं कि बटन दबाया और 500 रुपया मिल रहा है। अरे तो एक ही बार मिलेगा ना, 5 साल में एक बार, तो 5 साल 500 रुपया चलने वाला है क्या? साल भर का हो गया 100 रुपया, 12 महीने का 100 रुपया, महीने का 8 रुपया, रोज का 54। भिखारी आदमी 54 देता है क्या किसी से? भिखारी 25 पैसा देता है, 98 भी नहीं देता। तो 54 में उनको राजा बना देते, 500 की नोट तुम्हें दिखाई देती। अरे उद्योगपति का पैसा है तो आपके घर में 5 लोग होगा तो 5000 भी लोग देंगे, एक हो तो 1000 रुपया भी देगा, आप खुश हो जाओगे। 5000 देगा। अरे 5 लोगों का 5000, तो उस घर के अंदर उस परिवार में आपकी बेटी भी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, आपकी बीवी भी है। क्या पैसों के लिए बीएनपी का हम सौदा कर सकते हैं क्या? मैं महिला को पूछना चाहता हूँ, इज्जत प्यारी है या पैसा? इज्जत ज्यादा प्यारी है या पैसा? अगर इज्जत प्यारी है तो काय को पैसे में नीलामी करते हो वोट को? जो लोग अपना वोट बेचते हैं, याद रखना, अपने बहन के ऊपर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देते हैं। अगर उनको ताकतवर बनाओगे वो जुल्म करेंगे और बाद में खिलाते हो कि हमारे पर जुल्म होता है, तो काय को ताकतवर बनाते हो? और अगर ताकतवर बनाते हो तो काय को खिलाए हो? बंद कर दो खिलाना। अगर वोट देकर पैसा लिया, पैसा लेकर वोट दिया और बाद में सांसद के पास जाओगे, आप कहोगे हमारा काम क्यों नहीं करते?
वो कहेगा मैं क्यों काम करूं आपका, तो बोलेगा हमने आपको वोट दिया था, तो वो आपके मुंह पर कहेगा मुफ्त में वोट दिया था क्या, पैसा नहीं दिया था। आपके मुंह पर बोल देगा वोट मुफ्त में दिया था क्या, ऐसा नहीं किया था क्या, 1000 रुपये दिया नहीं था क्या। क्या जवाब है आपके पास, कोई जवाब है क्या। इसीलिए आपका कोई काम नहीं हो रहा, उन्हें पता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा बांटेंगे, वो आपको पिलाएंगे जुगी झोपड़ी में, आपको मालूम है। यहां भी पिलाते होंगे ना, क्या बोलते हैं देसी, चुनाव के वक्त बहुत चलते रहता है, क्या बोलते हैं, पौवा पौवा पिलाते हैं। कितना कीमत है, कितना कीमत होगा, पीने वाला आदमी बताए, सही बताए कितना कीमत है, 50 रुपया, 52 बोले तो 50 60 और गया, तो 5 साल में 10 रुपया, 5 साल का 50, साल भर का 10 रुपया, 12 महीने का 10 रुपया, 1 रुपया होता महीने का, तब भी 60 रुपया होता। आप 1 रुपये में अपना वोट देते। अरे वो एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों का खून पी जाएगा, 5 साल आपके बच्चों के विरोध में नीतियां बनाएंगे, आपका एजुकेशन खत्म करेगा, आपकी जमीनें खत्म होगी, आपको एसआर के नाम पर हटा दिया जाएगा, आपका नौकरियां खत्म होगी, रिजर्वेशन जमीनें खत्म हो जाएगी, और आप पिलाते हो। ये लड़ाई 2019 की लड़ाई, ये सामान्य चुनाव नहीं है, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव संवैधानिक अधिकारों को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव आपके मौलिक अधिकारों को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव आने वाली नस्लों को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए, ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, लड़नी चाहिए, ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, लड़नी चाहिए। साथ सहयोग करोगे, साथ सहयोग करोगे, साथ सहयोग करोगे, तो इतना ही करना है। यहाँ से जाने के बाद कम से कम 25 परिवारों तक आप इस संदेश को पहुंचाओगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपने हमारी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मुरासी, धन्यवाद।